Very good morning, dear students, and today our topic is measure of dispersion. Before we are going to describe about this particular topic, now this one is a humble request to each and everyone. Please like, subscribe and share my video. जैसा मैंने आपसे पुराने वीडियोस में भी कहा है, इसमें भी कहता हूँ, ये मेरे वीडियो लेक्चर्स उन बच्चों या स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा लाभकारी रहेंगे जो किसी कारणवश किसी कोचिंग पर नहीं जा पाते या किसी सिचुएशन की वजह से अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन पे। देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्सन से पहले एक टॉपिक होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो टॉपिक का वीडियो भी बन गया था, मगर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी क्वेरी होती है तो उससे रिलेटेड मार्केट से एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और जो भी इन्फॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट होकर आती है, अ लॉट ऑफ अ ह्यूज बंच ऑफ डाटा दैट कम्स इन योर हैंड, दैट इज फुल ऑफ omissions also. We can say the accurate data is also available, but a part of omissions or errors are also available. उसके अंदर पाया जाता है। तो डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू हम उन omissions को, उन errors को रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद उस डाटा को और समराइज करने के लिए हम उसे आपके क्लासिफिकेशन के थ्रू, टेबुलेशंस के थ्रू उस डाटा को और समराइज कर लेते हैं। फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि डाटा फिर भी समझने योग्य नहीं होता तो उस डाटा को और नैरो फॉर्म में और समराइज्ड फॉर्म में लाने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े डाटा को हम छोटे डाटा में समराइज कर देते हैं। ये सब कहानी पुरानी वाली थी, आपकी स्टैंडर्ड टेंडेंसी पर आने वाली। मगर मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई भी डाटा आपके सामने मौजूद होता है, क्लासीफाई होके भी आ गया, टेबुलेशन होने के बाद भी आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कन्वर्ट कर लिया, मगर फिर भी वो इतना समझने योग्य नहीं हो गया कि आप उससे कोई भी इफेक्टिव डिसीजन ले पाएँ, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उस दिए हुए डाटा में से, मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि आपके पहले वाले वीडियो लेक्चर बन चुका है, कि आपके वो देखिएगा आप, तो वो आप लोगों को ज़्यादा डिफाइन करेगा। तो आज हमारा टॉपिक डिस्पर्सन, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि दिए हुए डाटा में से, एक अरेंज डाटा में से आप एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड, अप्रॉक्सीमेट सेंट्रलाइज्ड वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं जो बाकी सभी वैल्यूज़ का फेवर कर देता है। ठीक है ना। आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कहा कि बाई चांस जिस तरीके से ये वैल्यू दी गई हो 10 10 10 10 10 10, अगर मैं इनका एवरेज देखूं तो 1 2 3 4 5 60 है, तो इसका एवरेज आपका 10 आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 10 वैल्यू आ रही है, आप उस 10 वैल्यू को देखिएगा, क्या 10 इसको फेवर नहीं कर रहा? हाँ भाई कर रहा है, 100% 10 ही है, 10 ही है। क्या इसको फेवर नहीं कर रहा है? इसको कर रहा है ये ऐसे इस 10 को देखिए, इस 10 को देखिए, इस 10 को देखिए, इस 10 को देखिए, सभी वैल्यूज़ इसको फेवर कर रही होती हैं। ठीक है ना। मगर हमेशा ऐसा संभव नहीं होता कि जिस वैल्यू की आप बात कर रहे हैं कि उसको सभी वैल्यूज़ फेवर कर रही हों, क्योंकि जो चीज़ आप सेलेक्ट करके ला रहे हो या जो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना के तैयार कर रही हो, वो प्रोडक्ट 100% लोगों द्वारा पसंद किया जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। उसकी प्राइस जो आपने फिक्स की है, वो प्राइस सभी कस्टमर्स के लिए सबसे बेस्ट फिट हो जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आपने जो कलर या डिज़ाइन उसका बना के जो तैयार किया हुआ है, वो सबके लिए बेस्ट साबित हो जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपने ऐसा कोई डाटा मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता कि वो डाटा सभी एक जैसे हों, कि सभी के मार्क्स 10-10 आए, सभी प्रोडक्ट के प्राइस 10-10 हुए, सभी की लंबाई 10-10 फुट हुई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डाटा हमेशा ही वेरिएट होके आता है। तो मैंने कहा इस तरीके से आएगा, मान के चलिए हम लेते हैं 8 9 10 10 11 12, ये भी देखिए 60 है, इसका एवरेज भी 10 है। मार्केट का डाटा हमेशा इस तरीके से आएगा। मगर इसमें देखें तो हमने एवरेज कैलकुलेट किया मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में, सुनिएगा, तो हमने एक ऐसी वैल्यू का सिलेक्शन किया जो कि लगभग सेंटर में पाई जाती है। सो मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी यू विल फाइंड इट आउट दैट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दैट अप्रोक्सीमेट सेंट्रलाइज्ड वैल्यू फ्रॉम द गिवन डाटा दैट विल शो एंड गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल क्वांटिटीज ऑफ दिस वेरिएबल वैल्यूज।
कि जो आपकी वैल्यू आई है वो आपकी कितनी वैल्यूज हैं जो उसको फेवर कर रही हैं और कितनी वैल्यूज हैं जो इसके फेवर में नहीं है, जो इसके समर्थन में नहीं है। जैसे इसको देखते हैं 10-10 फेवर में है, 10-10 फेवर में है, सेंट्रलाइज्ड वैल्यू थी। मगर इनको देखें तो ये -2 है, इसको देखें तो +2 है। तो ये +2 और -2 जो है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस 10 के फेवर में नहीं हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जी तोड़ मेहनत से, जी तोड़ तरीके से इसके फेवर में हैं। तो ऐसे डेटा में, तो ऐसी चीज़ जहाँ पर हम सेंट्रलाइज्ड वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं, लगभग सेंट्रलाइज्ड वैल्यू का सिलेक्शन करते हैं, वो मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी कहलाती है। मगर हमेशा डाटा ऐसा मिल नहीं सकता, मार्केट में पाए जाने वाला डाटा कुछ इस तरीके का होता है। तो अब हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी द्वारा जिस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का हमने सिलेक्शन किया था वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बाकी सभी वैल्यूज़ का फेवर कर रही है कि नहीं कर रही है। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे लिए आवश्यक हो जाए कि उस सीरीज की डिस्पर्स वैल्यू, या मैं कहूँ डेटा के बीच में फैलाव कैसा है, वैल्यूज़ के बीच में अंतर कैसा है, सीरीज की बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है। दैट मीन्स जिस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का आपने सिलेक्शन किया था, दैट ऑल द वैल्यूज दैट आर अवेलेबल इन दिस पार्टिकुलर सीरीज दे आर फेवरिंग और अनफेवरेबल एंड हाउ मच दे आर. So it becomes more and more important for us to know about the construction of this series also. What is a particular gap between or among the variable values? What type of scattered data is available to me? So these all things are to be covered कि फैलाव कैसा था, वैल्यूज़ के बीच में अंतर कैसा था, सीरीज़ की बनावट कैसी थी, जो सेंट्रलाइज्ड वैल्यू थी क्या उसकी 100% फेवरेबल थे या अनफेवरेबल थे. तो इस बिखराव को जानने के लिए कि वैल्यूज़ के बीच में एक ऐसा बिखराव अवेलेबल है जो इस चीज़ को दर्शाता है कि कुछ वैल्यूज़ तो उसके फेवर में है, कुछ वैल्यूज़ उसके अनफेवरेबल में है, और जो बिखराव है वो कैसा है, -2 से +2 है. तो जहाँ पर हम सीरीज़ की बनावट, सीरीज़ की संरचना, सीरीज़ की वैल्यूज़ के अंदर फैलाव को या उनके अंतर को जानने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहलाती है. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक सीरीज में और थोड़ा दर्शाता हूँ, आप देखिएगा. मैं आपसे कहता हूँ 0, 6, 10, 10, 16, एक लिया मैंने 19. कितना होगा आपका 6, 6, 12 और 12, 6, 18, 18, 3, 19. तो 19 इसको करते हैं हम 11. अब देखें तो 9, 1, 10, 10 से 16, 9, 1, 10, 10 से 16. ये तो ज़्यादा बैठ रहा है, इसको हम कर लेते हैं आपका 2 कम कर दें, 10 था यहाँ पर, तो ये कर लीजिए 8. अब देखें कितने आ रहा है, 7, 8, 7, 7, 14, 15 और 15 और 6. इसका डाटा का फ्रीक्वेंसी सही से नहीं आएगी, वैसे तो आएगी. फिर से नया डाटा लिख लेते हैं, मैच नहीं कर रहा. तो ये हमने लिया 0, 0, ये हम लेते हैं 0, 6, और ये हमने लिया 10, और ये हमने लिया 10. तो ये हो गया आपका 26, 26, और मैं एक लेता हूँ 14. कितना हो गया 26, और ये 30, 40, और एक लिया मैंने 20. अब देखो 10 का 0, ये कहाँ से, तो 3, 4, 5, 60. देखो अब इसमें भी देखिएगा, अब ये डाटा दिया गया है आपके सामने, जैसे बना लिया हमने आपके पास समझाने की पर्पज़ से. इसमें भी देखें तो हमारा एवरेज कितना आ रहा है 10. तो 10 में तो ये वाली वैल्यू हो सकती है, 10 वाली ये वाली, 2 वैल्यूज इसको फेवर कर रही हैं. मगर सीरीज की सभी वैल्यूज क्या इसको वास्तविकता में फेवर कर रही हैं और कितनी वैल्यूज इसको फेवर कर रही हैं. तो आखिरकार इन वैल्यूज के बीच में कैसा बिखराव है, कैसा अंतर है, किस टाइप की संरचना है. तो देखिए ये आपका जा रहा है 10 है, तो ये आपके -10 पर है, और इसे देखें तो +10 पर है. ये अंतर है. तो सीरीज के बीच में, वैल्यूज के बीच में जो बिखराव है वो -10 से +10 के बीच में, कि आधे लोग तो टोटली ही उसके अगेंस्ट में और आधे लोग उसके टोटली फेवर में है. तो ऐसी चीज़ों की स्टडी करना ही मेजर ऑफ डिस्पर्सन
कहलाता है। -2 उसके अनफेवर में थे, +2 उसके फेवर में थे, तो वैल्यूज़ के बीच में जो गैप था वो -2 से +2 के बीच में था, ठीक है ना। तो इस टाइप के डेटा ही मार्केट के अंदर पाए जाते हैं। क्लास के अंदर अगर आप किसी को मॉनिटर बनाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% लोग ही उसका फेवर कर दें, ऐसा कभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। आपको हमेशा कैसा मिलेगा, कुछ लोग उसके फेवर में होंगे, कुछ लोग उसके फेवर में नहीं होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नोटा का यूज़ कर रहे हैं, कुछ ना, हमें नहीं पता अच्छा है कि बेकार है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर हम वैल्यूज़ के बीच के अंतर को पढ़ने की स्टडी कर रहे होते हैं, इनके अंतर को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनके अंतर को इस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वही चीज़ मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाती है। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बाकी सभी वैल्यूज़ का फेवर कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है। आपने क्लास में किसी बंदे को मॉनिटर बना दिया, क्लास के सभी बच्चे कितने हैं जो उसके फेवर में हैं और कितने उसके अनफेवर में, इस चीज़ को जानने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अब आपके मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपके मेथड्स हैं, एक है मेथड्स ऑफ, एक है आपका मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ लिमिट, इसी के अंतर्गत है भाई आपके मेथड से। तो इसमें पहला आता है आपका मेथड्स ऑफ लिमिट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बताने इसलिए दे रहा हूँ। इसमें आता है आपका रेंज और एक आता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, जबकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में, और ये सिलेबस हमारा आगरा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, तो उसमें चीज़ें भी नहीं दी गई हैं, तो आई विल नॉट डिस्कस इन योर क्लास। दूसरा है आपका मेजर ऑफ लिमिट्स। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर ये फर्स्ट मेथड था, और दूसरा मेथड आता है आपका मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन। मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन, इसमें आपके आते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पहला, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड मीन डेविएशन, एंड फोर्थ है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन में आपके 4 मेथड्स हैं, सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड फोर्थ में स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक है आपका लास्ट मेथड, और सुनिए ये जो है इसमें से मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन डियर स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन ये भी सिलेबस में होते हैं, मगर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी हम जब पूरा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस बनाएंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी, तो उसमें पूरा चीज़ मिलेंगी आपको, आप उन वाली वीडियो से भी पढ़ लेना, मगर ये भी स्पेसिफिक आपके आगे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, तो उसमें ये वाली चीज़ नहीं है, तो नहीं कर रहे। एक थर्ड मेथड होता है मेथड ऑफ ग्राफिक्स, मेथड्स ऑफ ग्राफिकल। इसके अंदर आता है लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व। एक्चुअली ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। ये मेथड्स हैं जो कि आपके मेजर ऑफ डिस्पर्शन को बताने के लिए, सीरीज के अंदर होने वाले अंतर को बताने के लिए, या उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को जो आपने स्टैंडर्ड टेंडेंसी से चुनी थी, बाकी सभी वैल्यूज उसको फेवर करती हैं कि नहीं करती हैं, उनका अंतर कितना है, हाउ मच द बेसिक डिफरेंस इज देयर फ्रॉम दैट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू टू अदर वैल्यूज, दोज हु रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। तो उस रेस्ट ऑफ द वैल्यूज उस अंतर को दर्शाने के लिए जो स्टडी की जाती है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर कहलाती है, और ये आपके मेथड्स थे। तो इसमें हम फर्स्ट मेथड की स्टडी कर लेते हैं जो आपके मीन डेविएशन है, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला टॉपिक है वो आपका है मीन डेविएशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। मीन डेविएशन को जिस नोटेशन द्वारा दर्शाया जाता है वो नोटेशन होता है आपका डेल्टा। पहली चीज जानिएगा, मीन डेविएशन, अगर इन दोनों वर्ड्स का मैं अंतर करूं तो समझ में आ जाएगा। मीन, मीन कौन सा हो सकता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड।
मूविंग एवरेज, कंपोजिट एवरेज, ये सभी आपके मीन के अंतर्गत आ रहे हैं। और डेविएशन होता है आपका डिफरेंस, या मैं कहूं आने वाला अंतर या वेरिएशन, समझ चाहिए कि मीन के द्वारा होने वाला डिफरेंस। तो इस चीज को सुनिएगा, मोस्टली जब हम मीन की बात कर रहे होते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कंपोजिट मीन, आपके मूविंग एवरेजेस, ये ज़्यादा काउंट नहीं किए जाते। मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, स्टैंडर्ड टेंडेंसी के ये 3 सबसे स्पेसिफिक के स्पेशल एवरेजेस माने जाते हैं। तो तीनों एवरेजेस में से अगर उसकी वेरिएबल वैल्यूज का अंतर ले लिया जाता है, डिफरेंस ले लिया जाता है, डेविएशन ले लिया जाता है, और उनका एवरेज ले लिया जाए, उनका जोड़ कर कर उनकी वैल्यूज का संख्या का डिवाइड दे दिया जाए, तो जो चीज़ निकल के आती है वही मीन डेविएशन कहलाती है। जैसे मैं कहता हूँ इसमें आपका हो सकता है अर्थमेटिक मीन, इसमें आपका हो सकता है मीडियन, इसमें आपका हो सकता है मोड, क्योंकि स्पेसिफिक यही आपके एवरेज में काउंट किए जाते हैं। डिफरेंस तो कोई वेरिएबल वैल्यूज हुई, मान के चलिए x1, x2, x3, x4, ये xn, ये वेरिएबल वैल्यूज दी गई थी। इन वेरिएबल वैल्यूज का अगर हमें अंतर निकालना है इनसे, तो किसी भी एक स्पेसिफिक एवरेज से अगर उनकी वेरिएबल वैल्यूज का डिफरेंस निकाल लिया जाए, डेविएशन निकाल लिया जाए, तो एवरेज निकालूं तो कैसे निकलेगा? तो मैं कह सकता हूं कि x1 माइनस अर्थमेटिक मीन, x2 माइनस अर्थमेटिक मीन, x3 माइनस अर्थमेटिक मीन, और ऐसे करके मैं हूँ xn माइनस अर्थमेटिक मीन। जो भी निकाला जाता है उन सब का अगर मैं टोटल ले लेता हूँ तो मैं कहता हूँ आपका मॉडुलस xi माइनस a। तो जब भी हम निकालेंगे तो ये सभी चीज़ें आपके मॉडुलस साइन में निकाली जाती हैं। मैं कहता हूँ कि जब वेरिएबल वैल्यूज़ का उसके मीन से एवरेज निकाला, अंतर निकाला जाए, तो उस अंतर में आपको नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। और जो भी एडिशन आएगा तो उस एडिशन में तो क्या है हमारा समेशन मॉडुलस xi माइनस a। इस एवरेज में क्या किया मैंने, मीन से उनकी वेरिएबल वैल्यूज का जो एक डेविएशन कैलकुलेट किया है उन सभी वैल्यूज का मैंने सम कर लिया, x1 माइनस a प्लस x2 माइनस a प्लस x3 माइनस a प्लस xn माइनस a प्लस, तो ये क्या बन गया समेशन xi माइनस a के सम में उनकी वेरिएबल वैल्यूज से डिवाइड दे दूं। तो वेरिएबल वैल्यूज कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n, तो मैंने n से डिवाइड दे दिया। तो ऐसा कुछ बन के तैयार आता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम मीन डेविएशन कह देते हैं। मीन डेविएशन इज द प्रोसेस वेयर यू विल फाइंड इट आउट, कैलकुलेट द डेविएशन of variable values from their mean and calculate the sum and give a divide by the number of items. Whatever the value comes out, it should be known as mean deviation. तो देखिए कि x बार से निकला था तो ये हमारा हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। ऐसे ही अगर मैं मीडियन से निकालूं तो देखिए क्या होगा कि x1 माइनस मीडियन, x2 माइनस मीडियन, x3 माइनस मीडियन, वैसे ही xn माइनस मीडियन। ये सभी मॉडल्स के अंदर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव साइन को मैं कंसिडर ना करते हुए सभी को पॉजिटिव मानना है, ये वैल्यू आएगी समेशन मॉडुलस xi माइनस मीडियन। अगर इसका मैं मीन डेविएशन निकालूं तो क्या बनता है डेल्टा m, क्या बनेगा समेशन मॉडुलस xi माइनस मीडियन अपॉन n। ऐसे ही अगर मैं मोड से निकालूंगा तो क्या बनेगा x1 माइनस मोड, x2 माइनस मोड, x3 माइनस मोड, xn माइनस मोड, लास्ट में क्या बनेगा समेशन मॉडुलस xi माइनस मोड डिवाइडेड बाई n। भाई इसको हम किससे शो कर रहे हैं डेल्टा m फॉर द मीडियन, और जब आपके मोड से निकालेंगे तो क्या बनेगा डेल्टा z। तो समेशन क्या बन जाएगा xi माइनस मोड अपॉन n, ठीक है ना। ये आपके फॉर्मूले हैं जिनके आधार पर आप मीन डेविएशंस रिगार्डिंग अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे। तुरंत एक चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ को फिर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को उसको इंक्लूड करेंगे। देखिए क्या चीज़, तीनों ही एवरेज से आपका मीन डेविएशन कैलकुलेट हो सकता है, मगर जब भी हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन से तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी।
कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द वेरिएबल वैल्यूज इज ऑलवेज जीरो। मीडियन से जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, इनसे आने वाला वेरिएबल वैल्यूज का अंतर बहुत ही मिनिमम आएगा, ठीक है ना। इसीलिए सबसे बेस्ट एवरेज जो मीन डेविएशन के लिए, इस डेविएशन के लिए माना जाता है, अंतर के लिए माना जाता है, डिफरेंस के लिए माना जाता है, वो मीडियन माना जाता है। तो मीन डेविएशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन की हेल्प से करते हैं, क्योंकि इससे आने वाला अंतर, आने वाला डिफरेंस, डेविएशन सबसे मिनिमम आता है, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना कहा जाए आपसे, जब तक आप मीडियन का ही यूज कीजिएगा, जब तक वो आपसे नहीं कहता। अगर क्वेश्चन में इंडिकेट कर दे दैट यू हैव टू यूज अरिथमेटिक मीन और अ मोड, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो टू यूज फॉर, अदरवाइज मीडियन इज द बेस्ट ऑप्शन। ध्यान करिएगा, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन डेविएशन आप तीनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, मगर मीडियन सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसके द्वारा आने वाला अंतर सबसे मिनिमम होगा। मोड भी आपका यूज होता है, मगर मोड बड़ी क्लियर नहीं होता हर सीरीज में, इसलिए उसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, इसलिए हम मीडियम मोड को छोड़ देते हैं। अदरवाइज इन दोनों के द्वारा आने वाला अंतर बहुत कम होगा, जिसमें सबसे कम मीडियन का होता है, इसलिए मीडियन का यूज करते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम डेविएशन निकालेंगे तो हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि जो भी अंतर आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। उस अंतर को हम मॉडुलस साइन के द्वारा दिखा देते हैं कि जो भी अंतर होगा वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।